Hello students, good morning. Welcome in online classes. Today we are going to read a poem coming. The third poem. पिछले वीडियोस में आपको पोइम्स दो पढ़ा चुके हैं। एक आपको ऑफलाइन पढ़ाई थी द पीकॉक। इसकी फर्स्ट वीडियो में अबाउट द पोइम के बारे में बताया। पहले आपको वीडियो देखना है, उसके बाद आपको पोइम पढ़नी है। पोइम पढ़ते वक्त अपनी बुक्स पास में लेके बैठेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में रिसेंटली स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है, इसलिए आपको मैं घर से ही वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ। तो सामने मैंने बुक लगाई, ऐसे आपको बुक लेकर के और पढ़ना है। तो नाउ मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइम दे चुका हूँ। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कमिंग जो टाइटल है इस पोइम का, जो फिलिप लार्किन ने की है, इसमें कवि ने अपने जीवन की द स्टेट ऑफ माइंड, अपने मनोदशा को वर्णन किया है प्रतीकात्मक रूप में, एक मौसम के माध्यम से, एक पक्षी के माध्यम से। जो वृद्धावस्था का जो जीवन होता है वो बड़ा उबाऊ और नीरस होता है। वो अपने इस जीवन से ऊब चुका है और अपने जीवन में अनायास एक खुशी प्राप्त करने के लिए, जिसका कोई कारण ही नहीं है, और वो अपने बचपन को याद करता है। और बचपन और स्प्रिंग, यहाँ स्प्रिंग का अर्थ है बसंत से, जो कि पिछली वीडियो में मैंने अच्छी तरह समझाया। उस दोनों का अर्थ यहाँ प्रसन्नता से है। तो देखो, पहली पोइम वो फर्स्ट स्टेंजा पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट स्टेंजा का अर्थ और भावार्थ दोनों समझेंगे आगे। ऑन लॉन्गर इवनिंग्स लाइट चिल एंड येलो बाथ द सीरेनी फोर हेड्स ऑफ द हाउस। कवि यहाँ एक सर्दी ऋतु की लंबी शाम का वर्णन कर रहा है। ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, लाइट जो हल्की है, जिनका प्रकाश मंद, चील बड़ी ठंडी है, येलो और एक पीला सा प्रकाश लिए हुए हैं। बाथ द सीरेनी, इस सर्द ऋतु की शाम ने आसपास के सभी वातावरण को घेर रखा। यह बात का अर्थ निलाने से नहीं है, घेरने से, कवर करने से है। सीरेनी बड़ी शांति छाई हुई है, क्योंकि दिन बड़े ठंडे होते हैं, चारों तरफ सन्नाटा रहता है। फोर हेड्स ऑफ द हाउस, फोर हेड यानी होता है ललाट, सिर। मकानों के ललाट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ फोर हेड्स का अर्थ होता है द अपर पार्ट्स ऑफ द हाउस। जब सूर्य पश्चिम की ओर जाता है बेटा, तो उसके प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो बड़ी मंदिम हो जाती हैं और वो पीलापन लिए होता है। वो पीलापन उन घरों के ऊपरी किनारों पर चमक रहा है, जिसने सारे घरों के आवरण को घेर लिया है, या बात करते हैं घेर लिया, और चारों तरफ शांति छाई हुई है। यहाँ कवि का कहना क्या चाहता है कि वो ठंडे और उदास मौसम ने हर चीज को, ठंडे और उदास मौसम ने यहाँ हर चीज को घेर लिया है और घरों की छतों में एक अजीब सी शांति को ढक दिया है। तो कवि इस स्टेंजा में क्या कहना चाहता है, देखो अब ध्यान से, कि ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, इस कविता के इस स्टेंजा के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि कवि है वो अपने अंतिम अवस्था के दौर पे पहुंच चुका है। यहाँ इवनिंग का अर्थ लिखेंगे ओल्ड एज। अब मैं भावार्थ समझा रहा हूं। लॉन्गर यानी वृद्ध अवस्था का जो जीवन होता है वो बड़ा लंबा होता है। यहाँ इवनिंग में लगाकर जो एस दिया है उसका अर्थ है वृद्ध अवस्था की जो जीवन होता है वो बड़ा लंबा होता है। उसमें व्यक्ति की बहुत सारी आशाएं, निराशाएं और चिंताएं होती हैं। तो यहाँ लाइट का अर्थ है होप से, चिली का अर्थ है एंग्जाइटी से, और येलो का अर्थ है डिस्पेयर से, क्योंकि वो इस अवस्था में आकर बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी निराशाओं और आशाओं से घिर जाता है। बेथ्स ऑफ द सीरेनी, चारों तरफ शांति सी छाई रहती है, क्योंकि उसके जीवन में ये चीजें चलती रहती हैं। तो यहाँ कवि ने जीवन और मौसम की बहुत ही निराशाजनक स्थिति को प्रस्तुत किया है कि आपको पता है कि जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर जाता है, उसकी किरणों में, उसकी रोशनी की किरणों में कोई भी गर्मी नहीं होती है, और वो ठंडे दिनों में गर्मी देने में असफल रहता है, बिकॉज क्योंकि वो पश्चिम की ओर जा रहा है। उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने अंतिम दौर से गुजरता है, वृद्धावस्था की ओर जाता है, तो उसके शरीर में कोई क्षमता नहीं रहती है, कोई ताकत नहीं रहती है, वो हर चीज में लगभग रुचि खो देता है। तो यहाँ कवि ने इस चार लाइनों के माध्यम से कवि ने मौसम और जीवन की दोनों की निराशाजनक प्रस्तुति की है। यहाँ लॉन्गर यूनिस का अर्थ क्या बेटा, ओल्ड एज से। ओल्ड एज के साथ फिर तीनों जो शब्द दिए हैं, लाइट, चिल एंड येलो, इसका तात्पर्य यह है कि वृद्ध अवस्था में बहुत सारी आशाएं होती हैं, निराशाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं, जो उस व्यक्ति को घेरे रहती हैं।
जिस प्रकार सूर्य की किरणों में गर्मी शेष नहीं बचती है, उसी प्रकार वृद्ध अवस्था के अंदर व्यक्ति में आशा का और निराशा का और आशाओं का, चिंताओं का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है। लेकिन कवि यह कहना यह चाहता है कि दोनों जो स्थिति का वर्णन कर रहा है कि डूबते हुए सूर्य में प्रकाश में गर्मी नहीं होती है, उसी प्रकार वृद्ध अवस्था के जीवन में भी कोई उत्साह जोश नहीं होता है, कोई प्रसन्नता नहीं होती है। जिस प्रकार डूबता हुआ सूर्य जीवन के दिन के अंत का प्रतीक है, वैसे ही वृद्ध अवस्था जीवन के अंतिम दौर का प्रतीक है। और जब शाम का समय आता है सर्दी ऋतु में, तो मैंने बताया पूरे वातावरण में एक शांति सी छा जाती है, सन्नाटा छा जाता है ठंडे और उदास मौसम के कारण। उसी प्रकार जीवन के अंतिम दौर में भी व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल निराशा छा जाती है, वो अप्रिय रहता है। तो यहाँ इन प्रथम 4 लाइनों के माध्यम से कवि का कहना है कि जिस प्रकार, शाब्दिक अर्थ में ध्यान देंगे कि जिस प्रकार डूबते हुए सूर्य की किरणें शरद ऋतु के दिनों में गर्माहट देने में असफल रहती हैं, उसी प्रकार वृद्ध अवस्था में व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी उष्मा नहीं रहती है, उसमें कोई प्रसन्नता नहीं रहती है। वो आशा, निराशा और चिंताओं से घिरा हुआ रहता है, बेचैन घिरा हुआ रहता है। फोर हेड द हाउस, अर्थात जिस प्रकार निर्जीव घरों में सन्नाटा छाया रहता है, अर्थात घर लाइफलेस होते हैं, उनमें तो वैसे सन्नाटा, लेकिन यहाँ एक प्रयोग किया है कि फोर हेड हाउस। फोर हेड यानी होता है ललाट, लेकिन मकानों में कोई मस्तक नहीं होता है, यहाँ अपर पार्ट से। अब आगे भी उसने एक पक्षी का लिया, ए थ्रेश सिंग्स। थ्रेश होता है कस्तूरी का पक्षी, वो गाता है। लॉरेल साउंडेड, लॉरेल एक प्रकार की झाड़ी है, सदाबहार झाड़ी है, हरी भरी रहने वाली। सराउंडेड यानी घिरे हुई है। उस घने बोवर, बोर यानी होता है कुंज। ये जो कस्तूरी का पक्षी की आवाज वातावरण में छाई उदासी को भंग करती है। जहां चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, प्रथम स्टेंजा मैंने बताया उदासी है चारों तरफ, उसको अचानक उस उदासी को, उस चुप्पी को कौन तोड़ती है? ये कस्तूरी का पक्षी, जो कहां बैठा हुआ है? एक सघन पेड़ों के कुंज में बैठा हुआ है। लॉरेलियन होती है झाड़ियां, लेकिन इन द डीप बेयर गार्डन, वो पेड़ तो बहुत अधिक है, लेकिन इस समय उस बगीचे में, यहाँ एक जो बेयर शब्द का प्रयोग किया बेटा, इसको ध्यान देंगे। बेयर का अर्थ होता है नग्न, अर्थात लीफलेस, पत्तियां विहीन, क्योंकि इस समय किसका मौसम चल रहा है? पतझड़ का। और सर्दियों के कारण पेड़ में पत्तियां नहीं है, और पेड़ में पत्तियां नहीं है, पतझड़ तो किसका संकेत है? उदासीनता का, निराशा का। और वो पक्षी जो ने गीत गाया है थ्रेस ने, वो इस वातावरण में संकेत दे रहा है कि शीघ्र क्या आने वाला है? बसंत ऋतु आने वाली है। और बसंत ऋतु प्रसन्नता का प्रतीक है, चारों ओर एक नए जीवन का संचार उत्पन्न होने वाला। इट्स फ्रेश फील्ड वाइज, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, रूल लेंगे साथ में और देखते जाएंगे। फ्रेश फील्ड वाइज, यहाँ इस लाइन के द्वारा कवि ने बहुत बड़ी हाइपरबल, जिसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति करना, बड़ा चढ़ा कर करना, कि उसकी आवाज इतनी सुरीली और तीखी और दर्द भरी है। किसी भी पक्षी की आवाज है वो दर्द भरी और नहीं हो सकती, लेकिन वो कह रहा है इट फ्रेश फील्ड वॉइस, अर्थात उसकी आवाज को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि मानो कि वो गा रही है, क्योंकि दर्द भरी प्रतीत होती है, लेकिन कोई भी पक्षी इस तरह से दर्द भरी आवाज नहीं गाता, वो तो ऐसे लग रहा है मानो कि गा रही है, उसकी पुकार आशावादी है। इट्स फ्रेश फील्ड वॉइस, इट्स किसके लिए आया? ये थ्रेस के। थ्रेस कौन है? कस्तूरी पक्षी। वो कहां बैठे हुए हैं? एक बहुत बड़े सघन पेड़ों के कुंज में बैठा हुआ है, लेकिन वर्तमान में उन पेड़ों में क्या नहीं है? पत्तियां नहीं है। बेयर यानी लीफलेस, गार्डन बिकॉज इट इज द टाइम ऑफ, किसका समय चल रहा है? विंटर है। और विंटर, जैसे ही विंटर, सर्दी समाप्त होती है और पतझड़ चालू होता है, और पतझड़ के बाद में एक नया सीजन शुरू होता है, स्प्रिंग। तो यहां ऑटम, स्प्रिंग का वर्णन किया है। इट फ्रेश फील्ड वॉइस, किसकी आवाज? उस पक्षी की, कस्तूरी पक्षी की ताजी सुरीली मीठी आवाज इस बात का संकेत दे रही है। उस पक्षी की इतने जोरदार अच्छे तरीके से उगारा है कि उसकी आवाज का इतना अच्छा प्रयोग किया है कवि ने कि इन विंटर की ट्री शेड देयर लीव्स, जो सर्दी ऋतु होती है उसमें पक्षी, जो पेड़ होते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। लुक्स बेयर, वो नग्न दिखाई देते हैं, अर्थात उनकी पत्तियों में। उसी पेड़ की शाखा पर एक पक्षी बैठा हुआ है और वो एक गीत गुनगुना रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो एज इफ सी वर सिंगिंग, वो गा रहा है।
और उसकी आवाज में इस बात का प्रतीक है कि जल्दी क्या आने वाला है बेटा, बसंत ऋतु। लेकिन लास्ट की लाइन देखो, एस्टोनिश द ब्रिक वर्क, कि उसकी आवाज ने तो इतना आश्चर्य पैदा कर दिया है कि ईंटों की दीवारें भी जाग गई। ये भी बहुत हाइपरबल है, बड़ा चढ़ा करके। ना तो दीवारों में जीवन होता है, कहने का मतलब उसकी आवाज में इतनी आशावादी है, इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। द वॉइस ऑफ द थ्रस सो ऑप्टिमिस्टिक इवन द मोस्ट डिप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड पर्सन इन लाइफ, जो व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा खिन्न होता है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा निराश होता है, उसके जीवन में भी वो संचार पैदा कर देती है कि अचानक वो भी एक नींद से जाग जाता है। एस्टोनिंग का अर्थ होता है वंडरफुल, सरप्राइजिंग। ब्रिक यानी ईंट होती है, वर्क यानी ईंटों की दीवारों को जगह देने का तात्पर्य है यह व्यक्ति से है। मैंने कहा है प्रतीकात्मक है, हर चीज का अर्थ है। अगर ब्रिक वर्क करेंगे, ईंटों की निर्माण, ईंटों की दीवार, एस्टोनिंग, यहाँ अर्थ है कि कवि ये कहना चाहता है कि उस पक्षी की आवाज में इतनी आशावादी बात है, वो उसकी पुकार इतनी अच्छी है, उसमें इतना एंजॉयमेंट है कि यहां तक कि दीवारें भी नींद से जग गई। अर्थात एक वो व्यक्ति जो जीवन में बहुत खिन्न रहता है, वो उदास रहता है, उस पक्षी की आवाज ने उस विचारों में खोए व्यक्ति को भी जगा दिया है। तो इस दो चीजों की तुलना की गई इस स्टेज में। हम ध्यान देंगे कि पत्तियों विहीन बगीचे में तो एक पक्षी बैठा हुआ है और एक वृद्ध व्यक्ति के हृदय में बचपन छिपा हुआ है। इस दूसरे स्टेज समझेंगे। यहाँ थ्रेश सिंग्स वो गा करके तो इस बात का संकेत दे रही है कि बहुत ही जल्दी कौन सा ऋतु आने वाली है, बसंत ऋतु आती। उस पक्षी के गीत को सुनकर के कवि के मन में उसका बचपन याद आ गया, क्योंकि मनुष्य के लिए तो बचपन का जो जीवन होता है वो सबसे प्रसन्नता होता है। और पशु पक्षी और वातावरण में अगर जब स्प्रिंग आती है, ऑटम आता है, तो सबसे प्रसन्न, क्योंकि चारों तरफ हरियाली छा जाती है, एक नवीन जीवन का संचार होता है। तो कवि ने यहाँ दो चीजों की तुलना की है, एक वृद्ध व्यक्ति के हृदय में छुपा हुआ बचपन। दोनों ही जीवन में खुशियों का आगमन का आभास करते हैं। कि उस पक्षी ने गीत गाया तो इस बात का संकेत मिल रहा है कि भविष्य में बहुत जल्दी बसंत ऋतु आने वाले हैं। उसको सुनकर के कवि के हृदय में भी बचपन का उभार जागृत हो गया। और दोनों ही, तो पक्षी तो गीत गा रहा है और वो व्यक्ति है वो हंस रहा है। क्या कर रहा है? हंस रहा है। नेक्स्ट, इट विल ब्रिंग, दो लाइनें, ये रिपीटिशन है जो आपको लिटरेरी टर्म्स में आपने पढ़ा होगा, रिफ्रेन, देखना उसको। इट इज रिफ्रेन कि इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून, दिस इज द सिंबल ऑफ रिफ्रेन। वो पक्षी अक्सर इस बात को बार बार एक्सपेक्ट कर रहा है, इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी, वो पक्षी अक्सर इस बात को रिपीट कर रहा है कि जल्दी। कस्तूरिका की ताजी और सुरीली आवाज इस बात का संकेत करती है कि अब जल्दी बसंत ऋतु आ जाएगा, जल्दी बसंत ऋतु आ जाएगा। और इस आवाज को सुनकर के, एंड आई कौन है बेटा? पोइट, हुज चाइल्डहुड इज फॉरगटन बोर्डम, और वो कवि जो उसने अपने बचपन को बहुत पहले भुला दिया था, अपने इस व्यस्त जीवन में, इतने भाग भरी जिंदगी में, अर्थात इस दौड़ धूप भरी जिंदगी के अंदर उसने लगभग बचपन को, बोरेडम का अर्थ होता है किसी चीज को भुला देना। वो अपने जीवन के अंतिम दौर में पहुंच चुका है और उसने जो बहुत पहले ही बचपन के उस आनंद को भुला दिया है। ये व्यस्क के उबाऊपन जीवन है। फॉरगटन द बोर्डम, अर्थात कवि ने अपने बचपन को तो पहले ही भुला दिया, जिसको वो आनंद को भूल चुका है। अचानक उसको क्या होता है? फील लाइक ए चाइल्ड, अचानक उसको एक बच्चे की भांति उसके बचपन की याद आती है। किसके कारण? उस कस्तूरी पक्षी के गीत को सुनकर के, जो किसके संकेत दे रहा है? कवि के भीतर एक बालपन जगा देता है। बसंत के आगमन का संदेश कवि के भीतर किसको जगा देता है? कवि के बालपन को जगा देता है, जिसे वो बहुत पहले ही भूल चुका है। इस लाइन का अर्थ है कि हुज चाइल्डहुड इज फॉरगटन बोर्डम, बोर्डम का अर्थ होता है अपनी व्यस्क की जो उम्र होती है, युवावस्था की, जिसमें व्यक्ति अपने बच्चों के पालन पोषण में, परिवार के पालन पोषण में लगा होता है। उस भागदौड़ में जिंदगी में, उस उबाऊ जीवन में, उस नीरस जीवन में, उस बचपन को उसने पहले ही भुला दिया है। लेकिन अचानक उसको ये याद कैसे आया? उस पक्षी के गीत के गुनगुना। फील लाइक ए चाइल्ड, अचानक कवि है वो कैसा महसूस करता है? एक बच्चे की भांति महसूस करता है। जीवन में इतना अभ्यस्त हो गया कि उसको बचपन में कोई रुचि ही नहीं थी। यहां बोर्डम का अर्थ लिखेंगे नो इंटरेस्टेड। बोर्डम का अर्थ क्या लिखना है? नो इंटरेस्ट। फील लाइक चाइल्ड हुज कम्स ऑन ए सीन, वो अचानक उसके मन मस्तिष्क में आ गया। सीन यानी होता है परिदृश्य। हुज कम्स, हु किसके लिए आया? बचपन के लिए। कम्स
ऑन स्क्रीन ऑफ एडल्ट रिकाउंसलिंग। रिकाउंसलिंग का अर्थ होता है किसी चीज को याद करना, मेमोराइज करना। अचानक उस पक्षी की आवाज को सुनकर के कवि के मन मस्तिष्क में, दिल में एक उफान जागृत हो गया बचपन के प्रति। रिकाउंसलिंग अर्थात यहाँ इस रिकाउंसलिंग शब्द का भी एक विशेष बता रहा हूं मैं आपको। कवि जो बहुत पहले अपने बचपन के आनंद को भूल चुका था, हृदय में इसकी स्मृति जगाने का कोई विशेष कारण नहीं है। एडल्ट, एडल्ट का अर्थ क्या होता है? वयस्क। रिकाउंसलिंग का अर्थ होता है किसी चीज को याद करना, अनायास याद करना, जिसकी कोई वजह नहीं है। और कवि ने उसको अनायास याद इसलिए किया क्योंकि उसने किसकी आवाज सुनी? ए थ्रश सिंग्स। वो तो इसलिए गा रही है कि उसको तो आभास हो गया है कि कौन सी ऋतु आने वाली है, बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। लेकिन कवि जो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण पहले ऊब चुका, अपने इस उबाऊ और नीरस जीवन में किसको भूल गया था? अपने बचपन को। और उस बचपन को कब याद करता है? जब वो अचानक किसकी आवाज सुनता है? वो कस्तूरी पुकार जो आसपास की हर चीज को एहसास करा देती है कि बसंत आने वाला है, बसंत आने वाला है। इट विल बी स्प्रिंग, इट विल बी स्प्रिंग। तभी कवि कहता है कि वो चाइल्डहुड, अरे वो बचपन इज फॉरगटन बॉर्डम, जिसको तो मैं बहुत ही पहले ही भुला चुका हूं, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। अचानक वो याद करता है, फील्स लाइक द चाइल्डहुड व्हिच कम्स ऑन ए सीन, जो उसके मन मस्तिष्क के परिदृश्य पे आ गया है, ऑफ एडल्ट, जब वो वयस्क है और अचानक उसको याद कर लेता है। एंड कैन अंडरस्टैंडिंग नथिंग, जिसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट द अनयूजुअल लाफ्टर, बहुत गजब, उसमें असामान्य हंसी। वृद्ध अवस्था में तो बेटा हंसने का कोई कारण ही नहीं होता है। कवि यहां कह रहा है, कवि क्या कह रहा है कि अनयूजुअल लाफ्टर, अरे वो व्यक्ति जो अपने जीवन के अंतिम दौर में पहुंच चुका है, जिसका हंसने का कोई कारण ही नहीं है, वो व्यक्ति भी, यहां कवि ने कहा है कि अचानक हंस पड़ता है। क्यों हंस पड़ता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतने दुख सहन किए हैं, वृद्धावस्था के अंदर इतनी पीड़ाएं हैं, इतने कष्ट हैं, उन सबको भुलाने के लिए वो अपने किसको याद करता है? बचपन को याद करता है। असाधारण सी से क्या समझते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द अनयूजुअल लाफ्टर। यहां कवि का कहने का तात्पर्य है कि कवि जो है, हंसी जो वास्तविक नहीं है कवि की, बल्कि वो भारी दबाव और मजबूरी में हंसी गई असाधारण हंसी है। अर्थात हंसने का कोई कारण ही नहीं है। वृद्धावस्था के अंदर तो बहुत सारी पीड़ाएं, दर्द सहन होता है, लेकिन वो कह रहा है अनयूजुअल लाफ्टर एंड स्टार्ट टू बी हैप्पी, और कभी प्रसन्न होना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसके जीवन के द्वारा जो इसने व्यवस्था का कोई विकल्प न पाकर के स्वीकार कर लिया है, बिना किसी कारण से हंसी में संलग्न पाता है। इस शुष्क व्यस्क जीवन में कोई अर्थ और स्थायी नहीं है, जिसका कोई स्थान नहीं है, जिसको समझ ही नहीं पाया। तो इस पूरी कविता में कवि ने एक अपने जीवन के सच्चे वर्णन किया है। क्या कहता है? वापस सुन लो ध्यान से कि ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, कवि अपने जीवन के अंतिम दौर में पहुंच चुका है। वो कहता है कि ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, कि वृद्ध अवस्था का जो जीवन होता है वो लंबा होता है। यहाँ मैंने कहा ना, मौसम से, पक्षियों से लेकर के प्रतीक आते हैं, और वो उसमें लाइट का अर्थ किससे है? होप से। चिली का अर्थ किससे है? एंग्जाइटी से। येलो का अर्थ किससे है? निराशा से। कि जिस प्रकार जब सूर्य डूबता है, पश्चिम की ओर जाता है, तो उसकी किरणों में कोई उष्मा नहीं होती है, वो सर्द और ठंड भरे दिनों में गर्माहट देने में ऐसा पहले, उसी प्रकार वृद्ध अवस्था में व्यक्ति के जीवन में कोई भी रुचि नहीं होती है, हर उसमें अरुचि पैदा हो जाती है। बात द सिरिनी, शाम के समय वो सूर्य की किरणें उन घरों की मुंडेर जो ऊपरी किनारे हैं उन पर पीलापन को लेकर के कवर कर देती है चारों तरफ। उसी प्रकार इस वृद्धावस्था के उदासीन जीवन ने उसको घेर रखा है। फॉर हेड्स ऑफ द हाउस, ए थ्रश सिंग्स, एक कस्तूरी नाम का एक पक्षी है, वो एक सघन पेड़ों के झुंड में बैठ करके गीत गुनगुनाता है। लॉरेल एक झाड़ी का नाम है, सराउंडेड यानी घिरी हुई है। कवर्ड इन द डीप, डीप करते हैं बहुत सघन है, एंड बेयर गार्डन, लेकिन उन पत्तियों विहीन है, क्योंकि इस समय पतझड़ का मौसम चल रहा है। तो कवि ने अपनी जीवन की तुलना की है कि कवि भी कौन से दौर में चल रहा है? अंतिम दौर में चल रहा है। यह पतझड़ इज द, ये जो पतझड़ है, ये बेयर गार्डन है, सिंबल ऑफ द ओल्ड एज वापस। लेकिन तभी इट फ्रेश फील्ड वाइज, अचानक कवि एक बहुत, यहां वैसे तो दर्द भरी, ये फ्रेश फील्ड का जो वास्तविक अर्थ बेटा होता है दर्द भरी आवाज सुनता है। किसकी? उस थ्रेश पक्षी की। बट इट फ्रेश फील्ड वॉइस जो है यहाँ, ये तो बहुत ही शाब्दिक अर्थ में प्रयोग किया कि वो इस तरह से गा रहा है, सी इज सिंगिंग एज इफ
वो इस तरह से गीत गा रही है फॉर न्यू फाउंड जॉय, एक नया आनंद प्राप्त करने के लिए। उसकी आवाज को सुनकर के वातावरण में इस बात का आभास हो गया है कि जल्दी कौन सी ऋतु आने वाली है, बसंत ऋतु। और इस बसंत ऋतु के इस गीत को सुनकर के कवि ने भी अपने मन में बचपन को याद कर लिया है। और दोनों की तुलना की गई, मैंने कहा कि वो एक पक्षी है, वो उस पत्तियों भी उस बैठ करके उस झुंड में और एक गीत गुनगुना रहा है, और एक वृद्ध व्यक्ति के हृदय में बचपन छुपा। दोनों ही अपने जीवन में खुशी के आभास को पा करके बड़े गीत में डूबा हुआ है, वो हंसी में डूबा है। एस्टोनिंग द ब्रिकवर्क, बड़े आश्चर्य की बात है। कवि ने कहा कि उस पक्षी की आवाज को सुनकर के, कवि ने कहा है कि उस पक्षी की आवाज को सुनकर के ईंटों की दीवार भी चौंक करके नींद से जाग उठती हैं। अर्थात ये तो एक अर्थ है इसका, कहने का अर्थ है द वॉइस ऑफ द थ्रेश इज सो ऑप्टिमिस्टिक दैट कैन ब्रिंग द मोस्ट डिप्रेस्ड एंड डिस्ट्रेस्ड पर्सन टू लाइफ। वो आवाज इतनी सुरीली और तीखी है कि वो एक विचारों में और खिन्न व्यक्ति, जो विचारों में खोया है, खिन्न है, निराश व्यक्ति है, उसमें भी आशा का संचार कर देती है। इसलिए इस लाइन का इट विल बी स्प्रिंग सून, दोनों लाइनों का अर्थ है, ये रेफरेन कहते हैं इसको। ये गीत कौन गुनगुना रहा है? ये गीत वो पक्षी गुनगुना रहा है। कौन? ये थ्रेश सिंग्स। और वो इस बात का संकेत दे रहा है क्योंकि द विंटर इज द नाउ टाइम ऑफ एंड, सर्दी का समय समाप्त हो चुका है, और इट इज द स्टार्टिंग टाइम ऑफ विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। उस बसंत ऋतु के आगमन के सुनकर के कस्तूरिगा की ताजी और सुरीली आवाज को सुनकर के कवियां कहता है कि वह जल्दी ही बसंत ऋतु के आगमन की घोषणा करता है। और उस आगमन को सुनकर के जो कवि अपने जीवन के अंतिम दौर में आ पहुंचा है, मैंने बताया आपको, हुज चाइल्डहुड इज ए फॉरगटन बॉर्डन, जिसका बचपन कवि ने बहुत पहले अपने इस उबाऊ और नीरस जीवन में भूल चुका था, भागदौड़ भरी जिंदगी में, जिसको बचपन याद ही नहीं रहा अपने इस व्यस्क जीवन में। फील लाइक ए चाइल्ड, अचानक उसको एक जीवन में संचार होता है, एक बच्चे की भांति महसूस करता है। किसकी आवाज सुनकर के? कस्तूरिगा मृग, उस कस्तूरी पक्षी की आवाज को सुनकर के। फील लाइक ए चाइल्ड, और फील लाइक चाइल्ड का अर्थ होता है कि उसको बसंत के आगमन का संदेश सुनकर के कवि के अंदर भी, उसके जीवन में भी एक बहुत अच्छा भीतर बचपन का आनंद जाग उठता है, उसके अंदर एक बालपन जाग उठता है। और उस बालपन के कारण कवि ने आगे क्या कहा है कि हुज कम्स ऑन ए सीन ऑफ एडल्ट रिकॉन्सलाइन, कि ये बचपन अचानक ही उसके अनायास ही उसके मन मस्तिष्क में छा गया, जिसको लगभग वो व्यस्क जीवन के जो लोग होते हैं, जो व्यवस्था के जो लोग होते हैं, वो लगभग उसको भुला चुके हैं। उनमें उसका कोई याद करने का कोई कारण ही नहीं है। रिकाउंसलिंग यानी पुनः किसी चीज को याद करना, मेमोराइज